कुछ कर्नाटक के मैंगलुरु से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक महिला अपने स्कूटर के साथ सड़क किनारे मौजूद गहरे गड्ढे में गिर गई। ये पूरी घटना रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो महिला अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से जाती दिखाई दी। तभी स्कूटर की रफ्तार धीमी हुई, जिसके बाद वो अचानक उसके साथ नीचे गिर गई। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, वो स्कूटर के साथ पास मौजूद गड्ढे में गिर गई। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार उसकी मदद के लिए रुका। पीछे से आ रही एक कार भी वहां रुक गई। इस बीच मोटरसाइकिल सवार ने एक और गाड़ी को भी रोक लिया। इसके बाद सभी ने उस महिला की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान एक आदमी उसकी जान बचाने के लिए दौड़कर नीचे झाड़ियों में जाता दिखाई दिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक सभी लोग गड्ढे में गिरी महिला को खोजने में लगे रहे। बताया गया कि इन लोगों की मदद से हादसे का शिकार हुई महिला की जान बचा ली गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि सड़क हादसे में मौत की एक बड़ी वजह यही है कि घायलों को समय से मदद नहीं मिलती। राह चलते लोग भी तमाशा देखते रहते हैं। मैंगलुरु में ये महिला खुशनसीब थी कि उसे खाई में गिरता देख दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया। मुंबई में कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सभी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। दिन भर दुकानें खुली होने से लोग बाहर निकल रहे थे, जिससे कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। यही वजह रही कि सरकार ने कदम उठाया, जिसके बाद पुलिस सरकार के इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने में जुट गई। पुलिस ने घूम घूम कर उन सभी दुकानों को बंद करवाया जो तय वक्त के बाद भी खुली थी। मुंबई पुलिस बाकायदा देखिए अनाउंसमेंट कर रही है कि 11 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहेंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नई पाबंदियों के बाद कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। सभी दुकानें बंद दिखी, वहीं सड़कों पर भी इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। 2 दिन हम अनाउंसमेंट करके बता रहे हैं, बाद में उनके ऊपर अगर ऐसे चालू रखते हैं तो उनके ऊपर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस सख्ती के बावजूद कुछ इलाकों से डराने वाली तस्वीर भी सामने आई। दादर इलाके में सुबह के वक्त सब्जी बेचने और खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अनदेखी की गई, जबकि कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। तो वहीं मुंबई में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से नई पाबंदियां लगाई गई, जिसके बाद मुंबई की लोकल ट्रेनों को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया। यानी इन ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी गई। इसी तरह सड़कों पर भी पुलिस जांच करती नजर आई। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में बैरिकेड लगाकर जांच की और बिना वजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई भी की। इस दौरान पुलिस ने लोगों से बाहर ना निकलने और नियमों का पालन करने की भी अपील की। पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, और यही वजह है कि इस तरह का चेकिंग अभियान पूरे मुंबई में चलाया जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि देश में कोरोना के 1/3 मरीज महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं। वहां हालात संभालने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसमें जरूरी सामान की दुकानें खुली रखी गई। हम में से कई लोगों ने ढील का भी गलत फायदा उठाया है। जरूरी सामान खरीदने के नाम पर घर से बाहर निकलना बंद नहीं हुआ, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को दुकानें खोलने और बंद करने के लिए समय में कटौती करनी पड़ी है। कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल का अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि पीएम बंगाल दौरे पर जाने के बजाय कोरोना से गंभीर होते हालात से निपटने के लिए सुबह कई बड़ी बैठक करेंगे, जिनमें पहली बैठक सुबह 9 बजे होगी और इसमें वो कोरोना महामारी से बने हालात की समीक्षा करेंगे। जबकि दूसरी बैठक सुबह 10 बजे होगी, जिसमें वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी, जिसमें वो देश में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से चर्चा करेंगे। हालांकि इन बैठकों के बाद प्रधानमंत्री बंगाल दौरे पर न जाकर शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से वहां की सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बिना नाम लिए निशाना साधा। दिल्लीर हाथे बांग्ला आमरा छेड़े देबो ना, दिल्लीर दुई गुंडार हाथे बांग्ला जाबे ना, बांग्ला जाबे ना। हरियाणा के जींद में चुराई गई वैक्सीन लौटाकर चोर ने माफी मांगी। हरियाणा के जींद में वैक्सीन चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। वहां देर रात को सरकारी अस्पताल से कोरोना टीके की सभी 1710 डोज चुरा ली गई। आकर के देखा है तो सारी चीजें
अलमारियाँ टूटी हुई हैं, ताले टूटी हैं और वैक्सीन उठाई हुई है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चोरी की गई सारी की सारी वैक्सीन कुछ ही घंटों बाद थाने पहुंचा दी गई। बताया गया कि खुद चोर ने थाने के बाहर बैठे एक बुजुर्ग को वैक्सीन से भरा थैला पकड़ाया और उसे अंदर पहुंचाने को कहा। चोर ने अपनी इस करतूत के लिए माफी भी मांगी। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये जो डोजेज हैं वो थाने में पहुंचाई गई हैं। तो अगर मैं कहूँ तो जो चोरी हुआ माल है उसकी तो रिकवरी कर ली गई है। गुजरात के मेहसाणा में अलग अलग अस्पतालों से ठोकर खाने के बाद एक मरीज ऑक्सीजन के साथ डीएम दफ्तर पहुंचा, जहां मरीज की हालत देख डीएम ने तुरंत उसके लिए अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम करवाया। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से रूस के उप प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा टाल दिया। सूरत और मेहसाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा गया। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 76 में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए पहल की। वहां करीब 150 मरीज हैं, जिनकी मदद के लिए न केवल खाने पीने का इंतजाम किया गया, बल्कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए। इस वार्ड में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर और नर्स 24 घंटे मौजूद रहेंगे। हमने एक इमरजेंसी कोरोना केयर सेंटर बनाया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टोल प्लाजा फ्री करवाने पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। बताया गया कि इस मुद्दे पर किसानों और प्रशासन के बीच हाल ही में बातचीत भी हुई थी, लेकिन जब उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो किसानों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसान एकता, किसान एकता। इस हंगामे को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। उनकी निगरानी में टोल वसूलने का काम भी जारी रहा, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। 10 दिन लग जाओ यहाँ, धीरे धीरे टोल को फ्री करा करते। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वक्त पर गेट बंद नहीं होने से एक ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही कुछ गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन से टक्कर लगने के बाद इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि समय पर रेलवे क्रॉसिंग पर मौजूद गेट को बंद नहीं किया गया और ये हादसा हो गया, जिसके बाद पटरियों पर ट्रेन दौड़ती नहीं बल्कि एक ट्रक में लदा सामान उन पर गिरा नजर आया। लोगों की भीड़ वहां जुट गई। जिलाधिकारी और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ हादसे की जगह पर पहुंचे और इस घटना की जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच करने के बाद बता पाएंगे सिग्नल फेल हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई। हादसे में जिस ट्रक और मोटरसाइकिल से टक्कर हुई उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा। वहां एक क्रेन बुलाई गई, जिसने हादसे में कई हिस्सों में बट चुकी गाड़ियों को वहां से हटाकर रास्ता साफ किया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया। सौभाग्य की एक बात यह है कि रेलवे क्रॉसिंग पर भी सिग्नल होता है, जिसकी लाल बत्ती जलते ही गेट बंद कर दिया जाता है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि शाहजहांपुर में रेलवे के गेटमैन ने देरी की या फिर सिग्नल में कोई खराबी थी, जिसकी वजह से रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद होने में देर हुई। इस हादसे की वजह से बरेली शाहजहांपुर का रेलवे ट्रैक करीब 2 घंटे तक बंद रहा। चीन के शियांग शहर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां साइकिलों का ऐसा कब्रिस्तान बना नजर आया जो वहां की सरकार के लिए सरदर्द बन गया। करीब 7 साल पहले चीन में लोगों को बस, टैक्सी या कार के बजाय साइकिल से सफर करने का चस्का लगा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो खुमार उतर गया और चीन की साइकिल शेयर स्कीम औंधे मुंह गिर गई। नतीजा ये हुआ कि जो साइकिलें लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कभी सड़कों पर दौड़ा करती थी, वो कबाड़ बनी नजर आई। साइकिलों के कब्रिस्तान की आसमान से ली गई तस्वीरों को देखकर पहली बार में तो ये समझ ही नहीं आया कि जमीन पर नीले, फिरोजी और पीले रंग की चीजें हैं क्या। कैमरा थोड़ा करीब गया तो पता चला कि वो साइकिलें हैं। असल में चीन में छोटी दूरी के लिए मामूली किराए पर साइकिल चलाने के लिए मिल जाया करती थी, लेकिन लोगों के बीच साइकिल से सफर करने का ट्रेंड हिट हो गया और बाजार में कई कंपनियां खुल गईं। लेकिन इससे दिक्कत ये हुई कि मांग से ज्यादा साइकिलें चीन की सड़कों पर उतर गईं और कंपनियों का दिवाला निकल गया। अब ऐसी हजारों साइकिलें चीन के अलग अलग शहरों में सड़ रही हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि चीन में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने निजी कारों पर पाबंदी लगाई तो 3-4 साल में वहां किराए पर साइकिल और मोटरसाइकिल देने वाली कंपनियों की बाढ़ आ गई। अब वहां के शहरों में लाखों साइकिलें छोटे बड़े मैदानों में धूल फाक रही हैं। इससे चीन की उन कंपनियों का दिवाला तो निकल ही गया, अब वहां की सरकार को ये नहीं सूझ रहा कि साइकिल और मोटरसाइकिल को ठिकाने कहां लगाएं। देश में 1 मई से तीसरे चरण के टीका अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसमें रोजाना 60 से 70 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने का अनुमान है।
लिहाजा इसके शुरू होने से पहले कोविन पोर्टल पर अपग्रेड किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैक्सीन लगवाने के लिए पहले कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा, फिर अस्पताल से समय लिया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 18 से 45 साल के लोगों को केंद्र सरकार के अस्पतालों में मुफ्त टीका नहीं लगेगा, जबकि 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए पहले की तरह ही फ्री वैक्सीनेशन जारी रहेगी। Vaccination is recorded online real time so as to become a part of who has got vaccinated in this country. मुंबई में नई पाबंदी से पहले रेलवे स्टेशन में तैयारियां तेज कर दी गई। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए वहां लोकल ट्रेनों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वही लोकल में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर पाएंगे। इस नियम का सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए रेलवे स्टेशन में कई तरह की तैयारियां की गई। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में राज्य सरकार ने आज से आम आदमियों के एंट्री पर बैन लगा दिया है। वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में लोगों के आने और जाने के लिए सिर्फ एक गेट रखा गया, बाकी गेट बंद कर दिए गए। वहाँ पर बिना आईडी कार्ड किसी को अंदर नहीं जाने देने के निर्देश है, यानी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल में सफर कर पाएंगे। इसके अलावा लोगों के बाहर निकलने पर भी उनकी जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश है। स्टेशन में कई दूसरे तरह के इंतजाम भी देखने को मिले ताकि भीड़ पर काबू रखने के साथ दूसरे लोगों को बाहर ही रोका जा सके। इसके लिए कुछ पुलिस वाले वहां स्पीकर से लोगों को चेतावनी देते भी नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह है कि मुंबई में कोरोना की मौजूदा लहर के लिए लोकल ट्रेनों में बिना मास्क वाली भीड़ को ही जिम्मेदार माना गया। अब वहां महामारी की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां लागू करनी पड़ी और उसी कड़ी में मुंबई लोकल ट्रेनों में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। साथ ही ये दावा किया कि एक जिम्मेदार देश की तरह भारत जलवायु परिवर्तन की जंग में बाकी दुनिया के साथ खड़ा रहेगा। Humanity is battling a global pandemic right now. And this event is a timely reminder that the grave threat of climate change had not disappeared. In fact, climate change is a lived reality for millions around the world. Their lives and livelihoods are already facing its adverse consequences. शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमा और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टर के शेयरों में मजबूती से ये हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 375 अंक उछलकर 48,081 पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी 110 अंक ऊपर 14,406 पर बंद हुआ। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने माल्टा के काजोल विधानसभा क्षेत्र में रैली की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल का बचाव किया और फिर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। 2 मई को दीदी को विदाई कर दो। वेदांता कंपनी ने मुफ्त में ऑक्सीजन देने की पेशकश की। इसके लिए वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी तमिलनाडु में बंद पड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्री फिर से खोलने की इजाजत मांगी। इस फैक्ट्री को कुछ साल पहले प्रदूषण के आरोपों के बाद बंद कर दिया गया था। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन फैक्ट्री शुरू करने से पहले ये देखना होगा कि इसकी आड़ में कहीं वेदांता अपने कॉपर और पावर प्लांट न शुरू कर दे। सूरत के कोरोना सेंटर में नियुक्त 5 महीने की गर्भवती नर्स मरीजों के इलाज में जुटी है, जिस पर कई लोगों ने उसके हौसले की तारीफ की। पेशेंट्स की सेवा करके मुझे जो दुआएं मिलती है उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अस्पताल में अचानक कुछ देर के लिए लाइट चली गई। इसके बाद वहां भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों में हड़कंप मच गया। मुंबई में स्टिकर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने के लिए अलग अलग रंग के स्टिकर जारी किए गए, जिन्हें गाड़ी में लगाकर ही बाहर निकला जा सकता है। लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल न करें, इसके लिए जांच शुरू कर दी गई। स्टिकर लगी गाड़ियां हैं, उसका मिसयूज कोई तो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मुंबई में बेवजह घरों से बाहर निकलने पर रोक है। इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए जारी किए गए स्टिकर के बेजा इस्तेमाल पर भी रोक है। जो स्टिकर्स को मिसयूज करेंगे उसके ऊपर भी कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है। केरल के त्रिशूर में लोगों ने एक उत्सव मनाने के लिए कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। वड़क्कम नाथन मंदिर में हर साल पूरन नाम का उत्सव मनाया जाता है।
जो इस साल भी धूमधाम से मनाया गया। हर साल मंदिर के कपाट खुलने से पहले भक्तों की भीड़ जुट जाती है और सजे धजे हाथी पूरी शान के साथ बाहर निकलते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कोरोना वायरस के अकेले त्रिशूर जिले में 11,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, लेकिन उत्सव की रौनक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हाथी के मंदिर से निकलने पर लोग शंख बजाकर, थालियां बजाकर, घंटियां बजाकर और तालियां बजाकर पूरे जोश के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हाथी जो आमतौर पर इतने शोर में बेकाबू हो जाते हैं, वो इस शोर का जरा भी बुरा नहीं मानते। लेकिन इस उत्सव को मनाने में लोगों को ना तो मास्क लगाना ध्यान रहा और ना ही 2 गज की दूरी ही याद रही। आस्था के उत्साह में लोग कोरोना को तो जैसे भूल ही गए। सौभाग्य की एक बात यह है कि त्रिशूर का ये उत्सव केरल में मंदिरों का सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव है, जिसमें वहां के लगभग सभी बड़े मंदिर शामिल होते हैं। उन मंदिरों के हाथियों का जुलूस इस उत्सव की पहचान है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से त्रिशूर पूरम उत्सव नहीं माना था, जिसकी कसर पूरी करने के लिए इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों की आस्था महामारी के संकट पर हावी हो गई, जो वहां प्रशासन के लिए चिंता की बात है। रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी की रिहाई पर फिर उनके हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। अलेक्सी नवाल्नी को इसी साल 17 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार उन्हें जेल से रिहा करने की मांग उठ रही है और अपनी इसी मांग को दोहराते हुए हजारों लोगों ने फिर राजधानी मॉस्को में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर अपने नेता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के सैलाब से पूरी सड़कें खचाखच भरी दिखाई दी। प्रदर्शन को देखते हुए रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपने सब्र का बांध टूटने नहीं दिया और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने ऐसे 150 से ज्यादा लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि अलेक्सी नवाल्नी ने कुछ दिन पहले पीठ दर्द और पैर सुन्न होने की शिकायत की और जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। 18 अप्रैल को नवाल्नी को एक दूसरे जेल में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, पटना NMHCH में हड़ताल चल रही है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डॉक्टरों से मारपीट का विरोध करने के लिए दरअसल डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि जो मरीजों के परिजन हैं वो मारपीट करते हैं डॉक्टरों के साथ, जिसके बाद पटना के NMCH अस्पताल में दरअसल जूनियर डॉक्टर अब हड़ताल पर गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टरों से मारपीट का विरोध करने के लिए ही दरअसल हड़ताल रखी है। देश में गहराते ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि देश भर में बिना रुकावट के ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहे, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश जारी किया, जिसके तहत 9 श्रेणियों को छोड़कर औद्योगिक जरूरत के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी गई। साथ ही इस आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले प्लांट और ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों पर कोई रोक नहीं होगी। इतना ही नहीं, राज्यों को यह निर्देश भी दिया गया कि वो ये तय करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई पुख्ता तरीके से लागू होगी, यहां लागू रहे। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक मतदान केंद्र पर लोगों ने पुल की मांग पर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। बताया गया कि उस इलाके में कुलिक नदी पर पुल बनाने की मांग पिछले कई साल से की जा रही थी। पिछले चुनाव में भी कई राजनीतिक दलों ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने का भरोसा दिया था। लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद जब लोगों की समस्या जस की तस बनी रही, तो उन्होंने इस बार वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। लोगों के इस फैसले से मतदान केंद्र पर सन्नाटा छाया रहा। चुनाव कर्मचारी वहां मतदाताओं के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वोट डालने कोई नहीं पहुंचा। कुलिक नदी का ब्रिज नहीं है, ब्रिज का लगे वोट बॉयकॉट करा है। ये इलाका हेमताबाद विधानसभा में है, जहाँ करीब 1100 वोटर हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर के एक मतदान केंद्र पर करीब 1100 वोटर हैं, जिनका आरोप है कि 3 दशक से उनके गांव में पुल नहीं बना। नेताओं के आश्वासन से उनका भरोसा टूट गया, इसलिए पूरे गांव ने वोट न डालने का फैसला किया। हालांकि कुछ लोगों ने वोट डाले भी और यह आरोप लगा दिया कि सुरक्षा बल के जवानों ने उनको वोटिंग के लिए मजबूर किया। ज्वाला गुट्टा की शादी हो गई।
बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने हैदराबाद में अभिनेता और निर्देशक विष्णु विशाल के साथ शादी कर ली। अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहा ट्रस्ट लोगों की मदद के लिए आगे आया। ट्रस्ट ने वहां के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है। इस काम को जल्द से जल्द करवाने के लिए ट्रस्ट ने प्लांट बनाने वाली कंपनी को भुगतान भी कर दिया। कोविड में समाज की सेवा में जो किया जा सकता है करें। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी छात्रों के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया। नवंबर में होने वाली परीक्षाओं से पहले सभी छात्रों को टीका लगवाना होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि राज्यों को भी केंद्र की तरह एक दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। भोपाल में भेल के प्लांट के बाहर ऑक्सीजन के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि कुछ लोग तो रात से ही सिलेंडर के इंतजार में वहां जुट गए थे। पाकिस्तान में बैसाखी मनाकर सिख श्रद्धालुओं का जत्था पंजाब लौट आया। इस जत्थे में शामिल लोगों की अटारी पहुंचने पर कोरोना जांच की गई, जिनमें 70 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़कों ने गाली गलौज से रोकने पर जमकर पथराव किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो लड़के कई घरों पर पथराव करते दिखाई दिए। हैरानी की बात ये रही कि उनमें कुछ लड़कों के हाथों में तलवार और डंडे भी नजर आए। उन लड़कों ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया। कई मकानों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए तो कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस पथराव से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों में ही छिपे रहे। 4-5 लड़के आपस में गाली गलौज कर रहे थे। उनके रोकने टोकने पर उन लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। उन लोग खबर है कि इस हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके दूसरे साथियों की भी तलाश जारी है। सौभाग्य की एक बात यह कि रोहतक में कुछ लड़के आपस में गाली गलौज कर रहे थे। वहां रहने वालों ने उन्हें रोका तो आपसी झगड़ा भूलकर उन लड़कों ने पूरे माहौल में कोहराम मचा दिया। पुलिस ने इन मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी लड़कों की तलाश में जुट गई। जम्मू में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां की अनाज मंडी में भी सख्ती बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए जम्मू में प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। वहां आने जाने वाले हर व्यापारी और ग्राहक के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया, यानी बिना मास्क मंडी में घुसने पर रोक लगा दी गई। बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, उनके यहाँ पर टेस्ट होंगे और कोई भी मंडी के भीतर अनाज लेने आएगा तो उसको बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। इसी तरह वहां दवा के छिड़काव का भी इंतजाम किया गया। सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी मंडी में दवा का छिड़काव करता नजर आया। इसके अलावा वहां बाहर से आने वाले लोगों, ट्रक ड्राइवरों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांटे गए। हमारी फेडरेशन ने नो मास्क नो एंट्री की मुहिम चलाई है। इसके अलावा शनिवार और रविवार के दिन अनाज मंडी को बंद रखने का भी फैसला किया गया, ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। सौभाग्य की एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जहां आसपास के जिलों से भी लोग अनाज खरीदने और बेचने आते हैं। बाहर से आने वालों से कोरोना फैलने की आशंका महसूस हुई तो अनाज मंडी के कारोबारियों ने तय कर लिया कि वो बिना मास्क लगाए किसी को मंडी में घुसने नहीं देंगे। मंडी की दुकानों को भी शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया। मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए जारी स्टिकर पर पुलिस से एक शख्स ने अजीब सवाल पूछ लिया। न्यूज़ 18 के रमाकांत की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस को टैग करते हुए एक आदमी ने ट्विटर पर लिखा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस कर रहा है और उससे मिलना चाहता है, तो प्रेमिका से मिलने जाने के लिए गाड़ी पर किस स्टिकर का इस्तेमाल करें। जिसके जवाब में मुंबई पुलिस ने लिखा कि उसकी मांग इमरजेंसी या जरूरी सेवा में नहीं आती, लिहाजा वो घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे। कोरोना संकट की वजह से महाराष्ट्र में सख्त पाबंदी है और लोगों को सिर्फ जरूरी काम से निकलने की ही छूट है, जिसके लिए 3 अलग अलग रंगों के स्टिकर जारी किए गए। महाराष्ट्र के नासिक से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। वहां इलाज नहीं मिलने पर एक आदमी ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। बताया गया कि उस आदमी को कोरोना था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिली। दिल दहला देने वाली इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ अस्पताल के गेट के सामने बैठी नजर आई। वो आदमी किसी तरह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। तस्वीरों में साफ दिखा कि उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ ही पलों में वो अचेत हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और मदद के लिए आवाज लगाने लगी।
लेकिन कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ उसे देखने के लिए नहीं पहुंचा। कुछ ही सेकंड के अंदर उस आदमी ने अपनी पत्नी की गोद में ही दम तोड़ दिया। बाद में एक आदमी भागकर वहां पहुंचा और उसकी नब्ज देखने लगा, लेकिन अंत तक उस आदमी के लिए मदद नहीं पहुंची। सौभाग्य की एक बात यह है कि नासिक में एक दिन पहले ही नगर निगम के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर लीक होने की वजह से 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। नासिक के ही चांदवड़ कस्बे के अस्पताल के बाहर यह आदमी भी ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ चला। बताया गया कि उसे ऑक्सीजन की फौरन जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन वाला कोई बेड खाली नहीं था। दिल्ली के बुराड़ी में 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया। दिल्ली के बुराड़ी में संत निरंकारी मिशन की तरफ से 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया। ये अस्पताल कुछ समय के लिए बुराड़ी में समागम ग्राउंड पर बनाया गया है, जहां इसमें कोरोना मरीजों का इलाज होगा। साथ ही वहां निरंकारी मिशन की तरफ से खाने पीने के सभी इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार के निवेदन पर हमने यहाँ पर ये अपना स्थान दिया। गुजरात के वडोदरा पुलिस ने वहां एक नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड के गंगोत्री से बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत का निधन हो गया। वो लंबे समय से देहरादून के अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रहे थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अस्पताल में अचानक कुछ देर के लिए लाइट चली गई। इसके बाद वहां भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों में हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मेडिकल स्टाफ की मांग की, जिसके बाद छतरपुर में बने सरदार पटेल कोविड सेंटर की जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंप दी गई। अब आईटीबीपी वहां ऑक्सीजन के साथ नए बिस्तर तैयार करेगी और अपने मेडिकल स्टाफ को भी तैनात करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। कोरोना से बिगड़ रहे हालात में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही एक तस्वीर मुंबई से सामने आई, जहां शहनवाज शेख नाम के एक शख्स ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए चंद कदम बढ़ाए तो कुछ लोगों ने उससे जुड़कर इस मुहिम को मजबूती दी। शहनवाज ने लोगों की मदद के लिए एक वॉर रूम तैयार किया, जहां उनकी टीम के कुछ लोग कॉल पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। होम आइसोलेशन के जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके घर तक मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हॉस्पिटल पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा। कुछ इसी तरह की पहल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक एनजीओ ने की। वो कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, दरअसल ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। ये सरोकार नाम की संस्था ने इकट्ठे किए हैं। हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोग संस्था से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। सौभाग्य की एक बात यह है कि पिछले साल कोरोना की चपेट में आए बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे, ताकि घर पर आइसोलेशन में काम आए। ऐसे ही लोगों ने अब अपनी चिंता छोड़कर उन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जिनको ऑक्सीजन की फौरन जरूरत है। अपनी तरफ से ऐसी पहल अगर हम सब शुरू कर दें तो कोरोना संकट से निपटा जाना आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंडला से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। बताया गया कि उस डॉक्टर ने वहां ज्यादा लोगों को जुटने से मना किया था, जो कि उन्हें नागवार गुजरा, और वो अस्पताल में वार्ड के अंदर ही डॉक्टर से मारपीट करने लगे। इन लोगों ने उस डॉक्टर को घेर लिया और काफी देर तक हाथापाई की। ये लोग डॉक्टर के साथ खींचतान करते रहे और वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बीच बचाव की कोशिश तक नहीं की। मारपीट का मुकदमा कायम किया गया, 3 लोग गिरफ्तार किए। मरीज का इलाज करवाने के बाद उसके परिवार वाले डॉक्टर से भिड़े। सौभाग्य की एक बात यह है कि महामारी की चपेट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे हैं। वो अपनी जान खतरे में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, और हम में कुछ लोग इतने एहसान फरामोश हैं कि डॉक्टरों पर भी हमले कर रहे हैं। बताया गया कि मंडला के सरकारी डॉक्टर के घर पर कुछ लोग पहुंचे थे। उन्होंने घर के बजाय अस्पताल बुलाकर इलाज किया। यही बात मरीजों के घर वालों को बुरी लगी। पुलिस अब डॉक्टर के साथ मारपीट करने वालों की तलाश में जुटी है। आज निर्माता निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा यानी बीआर चोपड़ा का जन्मदिन है। आज से ठीक 107 साल पहले लाहौर में जन्मे बीआर चोपड़ा ने अंग्रेजी में एमए करने के बाद जब फिल्म पत्रकार बनने का फैसला किया, तब उनके घर वाले भी हैरान रह गए थे। लीक से हट अलग फिल्में बनाने के लिए मशहूर बीआर चोपड़ा ने बिना गानों वाली फिल्म कानून बनाई तो 1965 में रिलीज हुई। फिल्म वक्त के जरिए मल्टी स्टारर यानी 2 से ज्यादा हीरो वाली फिल्मों का चलन भी उन्होंने ही शुरू किया था। राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर इस फिल्म के हीरो थे, लेकिन वक्त का सबसे हिट गाना बलराज साहनी के हिस्से में आया था। इस गाने की धुन अफगानिस्तान के मशहूर गायक अब्दुल गफूर ने बनाई थी।
मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. یابریم قالین به بافم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالینای سرخ و سفید برای یار برگ بید قالینای سرخ و سفید برای یار برگ بید تو میٹھے بول جان من تو مسکرا کے بول دے میٹھے بول جانے من جو مسکرا के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे. तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे. ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. कुछ लोगों का राफ्टिंग के दौरान पानी में गिरने का वीडियो वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर कुछ दोस्तों का एक वीडियो जमकर देखा जा रहा है. इन सभी को राफ्टिंग की नए अंदाज में शुरुआत करना महंगा पड़ गया. ये सभी नदी से थोड़ी ऊंचाई पर एक राफ्ट में बैठे दिखे, वहीं से सीधे पानी में जाने की ठानी, लेकिन जैसे ही राफ्ट आगे बढ़ी वो नीचे जाकर फंस गई. राफ्ट के फंसते ही उस पर बैठे लोग पानी में जा गिरे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का झूला झूलने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में वो एक पार्क में पड़े झूले पर खड़े होकर बड़े मजे से झूलता नजर आया. काफी देर तक वो बेफिक्र होकर झूले के मजे लेता रहा, जिसका वीडियो इंटरनेट पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. हालांकि ये वीडियो कहाँ का है इसका पता नहीं चल सका है. सोशल मीडिया पर एक गिलहरी का सफाई करवाते वक्त मजे लेने का वीडियो इंटरनेट पर जमकर देखा जा रहा है. उसके मालिक ने जैसे ही एक छोटे से ब्रश को उसके शरीर पर फेरना शुरू किया, वो बड़े आराम से सफाई करवाने लगी. इस दौरान गिलहरी बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि ऐसे मजे लेती दिखी जैसे कोई उसका मसाज कर रहा हो, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो गया. अच्छी बातें कर रहे हैं लोग, फिर भी खुद से डर रहे हैं लोग. सौबात की एक बात कही सुधेश ने, गली में आग फैली है मगर, गली में आग फैली है मगर अपने अपने घर रह रहे हैं लोग. तो मिलते हैं कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का. वक्त होगा एक बार फिर से सौबात की एक बात का.